Welcome to Wisdom World. Guys, hope you can understand about the previous lectures, previous videos about the fundamental rights introduction as well as Article 14 to 18. Okay, and now today we are going to discuss about the article from 19 to 22, 20 to 24. Okay, so जैसे कि हमें पता है from 19 to 22 article deals with right to freedom. Article 19, 20, 21, 22 is deal with the freedom. ओके सबसे पहले आर्टिकल 19 जो बात करता है राइट टू फ्रीडम, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट का भी एक जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो आपका क्या है आर्टिकल 19। फ्रीडम की हम बात करते हैं कि हमें फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम किन किन चीज़ों की जो है वो कानूनी तौर पे हमें दी गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इन राइट्स को हम डेमोक्रेटिक राइट्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो राइट आर्टिकल 19 जो है ये अवेलेबल है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही, सिर्फ ये बाहर के लोगों को या आउटसाइडर्स जो भी आएंगे उनको अवेलेबल नहीं होगा। कोई फॉरेनर, कोई विजिटर होगा या कोई किस इस तरह का कोई भी इंसान होगा उसको जो है ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। इट मीन्स कि सिर्फ ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, जैसे हम लोग हैं तो हमें ही ये राइट्स जो है अवेलेबल है। सबसे पहले इस राइट के अंदर था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है 19(1)(a) में आता है। ओके, तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि हम लोग किसी भी मोड में चाहे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे बोल के करें, चाहे राइटिंग में करें, चाहे हम प्रिंटिंग करें, होर्डिंग करें, बैनर्स लगाएं, इवन के वे ऑफ साइलेंस। जैसे कोई दुखद चीज़ हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है कंट्री के अंदर कि जिसको आप लोग बेयर नहीं कर पाते हो, तो एक तरह के शांतिपूर्वक जो है मार्च निकाले जाते हैं या फिर कैंडल्स जो है वो जलाई जाती है। तो उस वे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमें गारंटी देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। हम असेंबली बना सकते हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स के। जैसे आप देखते हो कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है राइट टू प्रोटेस्ट भी हमारा क्या है, एक राइट है। एसोसिएशन बनाना हमारा राइट है, लेकिन बिना किसी हथियार के। ठीक है, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी बैठे होते हैं स्ट्राइक के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उनका लीगल राइट भी नहीं है। लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स, उनके नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि हम चाहे थ्रू आउट इंडिया किसी भी टेरिटरी में, इंडिया के किसी भी कोने में जाके क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ जाके रह सकते हैं। मूवमेंट का हमारे पास पूरा पूरा हक है। किसी भी प्लेस को, पब्लिक प्लेसेस को हम लोग वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। फिर इसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट एंड सेटलमेंट। हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। हाँ, इन एक्सेप्शन कुछ जगह होती हैं जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने बैन किया होता है, या कुछ रेगुलेशंस वहाँ के स्टेट ने, या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ की वो लेजिस्लेचर लेके आती है, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने की। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि वहाँ की जो ट्राइब है उसके लिए हो, जो लोकल पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हो, या फिर क्या हो सकता है जो वहाँ की इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हो। तो वो अलग कंडीशंस रहती है, लेकिन हम फिलहाल हमारे पास क्या है, राइट होता है कि हम लोग कहीं पे भी जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपना रेजिडेंट ले सकते हैं। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप यहाँ से उठ के मुंबई में जाके रहना चाहोगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ वन स्टेट, कि एक बंदे की अपनी चॉइस है कि वो किसी भी काम को जो वो करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर आती हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, राइट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जब कोई गलती करता है तो उसके बदले में उसको क्या देती है, सज़ा दी जाती है। तो बोलता है आर्टिकल 20 जो है 3 तरह की प्रोटेक्शन देता है। किस तरह से, एक तो ये बोलता है कि जब तक किसी ने कानून का उल्लंघन ना किया हो, कानून को वायलेट ना किया हो, तब तक आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरी ये चीज़ बोलती है
तब तक एक बंदे को आप क्या कर सकते हो, एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकते, मतलब कि वन क्राइम वन पनिशमेंट। ओके। तो नेक्स्ट वन इज कि कोई सी भी पर्सन को एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लेक्ट टू प्रोवाइड इनडिस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि ज़बरदस्ती उसके बिना सबूत के आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो ये आपको कौन देता है, आर्टिकल 20 जो है ये आपको प्रोटेक्शन इस तरीके से करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 21, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील विद द राइट टू लाइफ। तो लाइफ होगी तभी आगे हम चलेंगे। तो राइट टू लाइफ के साथ जब डील करता है तो ये देखो, ये गारंटी करता है सभी के सभी इंडिविजुअल्स को, ये बोलता है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, ठीक है ना। राइट टू लाइफ में सिर्फ ये नहीं आता कि आपको ज़िंदगी जीने का हक है, बल्कि आपके लिए क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जो है उसको आपको क्या है, पूरा का पूरा रहना चाहिए। आपके पास राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी आती है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू लेजर, राइट टू हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, स्पीडी ट्रायल्स, क्रूल अगेंस्ट क्रूल पनिशमेंट, डिनायल ऑफ वेजेस फॉर वर्कर्स, राइट टू क्लीन एंड लाइवेबल इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसके अंडर आती हैं, आपके आर्टिकल 21 के अंडर आती हैं, ठीक है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब आर्टिकल 21 के बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 किसके खिलाफ है, अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ है। तो देखो अरेस्ट और डिटेंशन जो है उसके किस तरह से होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें इनफॉर्मल वे से अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर हमें किसी तरह की कोई लीगल हेल्प चाहिए, तो वो हमें किसके थ्रू मिलती है, आर्टिकल 22 के अंदर, ठीक है ना। आर्टिकल 22 बोलता है कि किसी का नो पर्सन हु इज अरेस्ट शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। आप बिना उसकी, जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो, बिना उसको ये बताए कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है तो पहले उसको उनको बताना पड़ता है कि कौन से बेसिस हैं, किस वजह से आप उस पर्सन को क्या करने लगे हो, अरेस्ट करने लगे हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 में क्या बोलते हैं, 22 में क्या बोला जाता है कि पर्सन जो है उसको 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट उसको कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ता है, ठीक है। और 22(3) क्लॉज 3 क्या बोलता है कि जो प्रोटेक्शंस हैं ये सिर्फ एनिमीज के लिए आर नॉट अवेलेबल टू एनिमीज और एलियंस। एलियंस होंगे या कोई एनिमीज होंगे उनके लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि किसके लिए, एंड पर्सन हु आर डिटेन्ड अंडर प्रिवेंशन, और उनके लिए भी नहीं है जिनको डिटेंशन के अंदर रखा जाता है। एनिमीज कौन होंगे, देखो जब हम बात करते हैं ना तो इंडिया में दो तरह के लोग, हर एक कंट्री में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक तो उसके सिटीजन्स होंगे, दूसरे एलियंस होंगे। एलियंस कौन होते हैं, जो बाहर से आए होते हैं। अब उसमें से कुछ फ्रेंडली भी हो सकते हैं, कुछ एनिमीज भी हो सकते हैं। जैसे कोई ऐसी कंट्री से पर्सन उठ के आया है कि जिसपे आपको शक हो कि आपकी कंट्री में कोई अटैक वगैरह करवा देगा, वो तो आपका एनिमी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई पर्सन अगर किसी को आप डिटेन करते हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को आप डिटेन कर लेते हो जिसके पास से कोई इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ तो वो वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, जहाँ फिर कोई इलीगल सामान मिलता है, वेपन्स मिलते हैं, जहाँ कोई ड्रग्स वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको छोड़ा ना जाता। लेकिन ये किसके लिए है, एनिमीज़ के लिए, नॉट कि सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या है, फर्स्ट टू आर्टिकल 22 के फर्स्ट टू क्लॉज बात करते हैं कि एक तो उसको 24 घंटे से पहले पहले आपको उसकी पेशी करवानी है कोर्ट में। दूसरा क्या है कि जब आप उसको अरेस्ट करने के लिए जाते हो तो आप उसको पहले उसकी वजह बताना पड़ती है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। अब बात करते हैं राइट आर्टिकल 23 एंड 24, जो किसकी बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो इट मीन्स कि ये आर्टिकल 23 किस लिए हमें रोकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन फोर्स्ड लेबर। अब बोलता है 23 आर्टिकल बोलता है कि आप क्या करोगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप फोर्स नहीं कर सकते, उससे ज़बरदस्ती काम आप नहीं ले सकते बिना उसकी रजामंदी से। यहाँ तक कि स्टेट जो है वो किसी इंडिविजुअल को कंपेल नहीं कर सकती कि वो उसके बिहाफ में आके क्या करे, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करे। और दूसरा क्या बोलता है, आर्टिकल 23 क्लॉज ए बोलता है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। ये क्या बोलता है कि
जो भी बच्चा जिसकी एज क्या है 14 ईयर से कम है वो किसी भी फैक्ट्री में, माइन में हैजर्डस मैनर में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 24 जो है वो किसके अगेंस्ट बात करता है, आपकी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बात करता है। ठीक है, so hope you can understand these both the articles are from article 19 to 24, all the articles you can understand। ओके, तो देखो 23 और 24 ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 23 में सिंपली उन्होंने बोला कि फोर्स्ड लेबर नहीं हो सकती, ठीक है ना, और 24 में वो सीधे वो क्लियरली बोलता है कि जो भी बच्चे बच्चे जो हैं 14 ईयर से जिनकी एज कम है किसी भी हैजर्डस प्लेसेस पे या हैजर्डस मैनर में वो काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, उनसे वो रोकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स थे हमारे आर्टिकल 19 से 24। होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज आर्टिकल्स। प्लीज कीप डू लाइक एंड शेयर एंड सब वीडियो। If there is any doubt and query, comment on the video. Thank you so much.